वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ये टॉपिक आपकी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड से क्वेश्चन आना ही आना है, कम से कम एक। अब ये टॉपिक आपकी सीडीएस, एनडी, एफकेट, आईनेट, टेरिटोरियल आर्मी सभी में काम आएगा। अब अगर आपको बायोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू मतलब आपके पूरे शरीर में खून बहता रहता है और जितने भी सेल, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, उनसे जुड़ा रहता है और उसी का हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब इसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। मतलब ये क्या करता है कि जो आपके सेल्स होते हैं उनके अंदर नहीं जाता, वो उनके चारों तरफ ही घूमता रहता है, इसलिए इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब बैक्टीरिया के अंदर पर, यहां पर मैंने लिखा नहीं है शायद, ये देखिए यहां लिखा, बैक्टीरिया के अंदर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है ब्लड। बैक्टीरिया के अंदर खून जाता है सेल के अंदर और वहां पर भी फ्लो होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बैक्टीरिया के अंदर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है, हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ब्लड जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी काम आता है। मतलब मोटी भाषा में बात करें तो हार्ट के फंक्शन में भी काम होता है। अब हार्ट के फंक्शन में काम क्या होता है? हार्ट इसको पंप करता है। जैसे हमारे घर में मोटर होती है, मोटर पानी को पंप करती है, ऐसी हार्ट भी इसे पंप करता है, तभी आपके बॉडी के हर कोने में ब्लड पहुंच पाता है। आगे चलते हैं। अब ब्लड का रोल क्या होता है? ब्लड का रोल होता है कि हमारे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखे, वो बिगड़े ना। तो उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है होमोस्टैसिस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो होमोस्टैसिस की प्रोनाउंसिएशन है। ये टर्म आपको याद रखनी है। आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बैलेंस इंटरनल एनवायरनमेंट को करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो आप कहेंगे होमोस्टैसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम होमोस्टैसिस कहते हैं। इसको बात को आप दिमाग में नोट कर लें। यहां से कहानी बढ़ती है ब्लड फंक्शन पे। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड का एसिडिटी बेसिडिटी को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रखना है। आप जरा डिटेल में समझो। ट्रांसपोर्ट क्या है कि ट्रांसपोर्ट किसे करना है? ऑक्सीजन को करना है। आपके लंग्स ने, आपके फेफड़ों ने ऑक्सीजन ले ली, अब वो ब्लड को कहेंगे तुम इसे लेके जाओ और हर सेल को देकर आओ। ये ब्लड का काम है। दूसरा एनर्जी, आपके पेट में खाना पहुंच चुका है, खाना पहुंचने के बाद अब वो खाना जो है अब सेल में जाएगा, आई मीन ब्लड में जाएगा और ब्लड फिर इसे भेजेगा आपके सेल के अंदर और वहां से सेल को एनर्जी मिलेगी अपने बाकी फंक्शन करने की। अब आगे बढ़ते हैं पीएच बफर में। देखिए पीएच बफर से क्या मतलब है? हम कई चीजें खाते हैं, हम तीखी चीज भी खाते हैं, मीठी चीज भी खाते हैं। हमारा जो ब्लड का पीएच होता है या तो 4 के नीचे होना चाहिए या 7 के ऊपर। भाई 4 के नीचे होगा तो एसिड होगा हमारा ब्लड, या 7 के ऊपर होगा तो वो बेसिसिटी होगी। पर हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमेशा 7.4 ही मेंटेन रहता है। रीजन क्या होता है? ब्लड में होता है बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है कि पूरे के पूरे ब्लड को लिटिल बेसिक बनाए रखता है और 7.4 पीएच बनाए रखता है। तो यहां पर पीएच बफर का काम कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन आपके खून के अंदर। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़े, जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं पहले आपके लिए। यहां पर जो आपका टेम्परेचर होता है वो भी मेंटेन करने का काम है ब्लड का। अब आपका काम क्या है कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि फ़ारेनहाइट में एंड डिग्री सेल्सियस में हमारी जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, और यही मेंटेन करने का काम ब्लड करता है। अब आती है बात इम्यूनिटी की। हमारे शरीर में कई बार बीमारियां भी आ जाती हैं और चोटें भी लग जाती हैं। उन चोटों और बीमारियों को डिफेंड करने का काम हमारा ब्लड करता है। ये तो कहानी थी हमारी ब्लड की मोटी। अब जरा गहराई में समझते हैं ब्लड क्या है। ब्लड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, वो है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट। आप जो ब्लड को बहते हुए देखते हैं वो प्लाज्मा की वजह से देखते हैं। उसमें दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। इन तीनों को कंबाइन करके टेक्निकल टर्म है हेमोटोक्रिट। हेमोटोक्रिट मतलब ब्लड सेल। ये बात आपको याद रखनी है। हो सकता है एग्जाम में ब्लड सेल लिखाना है, वो क्या हेमोटोक्रिट है। हेमोटोक्रिट मतलब ब्लड सेल। कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे प्लाज्मा की परसेंटेज जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी होती है 55% हमारी बॉडी के अंदर, जबकि सेल्स की होती है 45%। इस सेल्स के अंदर जो WBC और प्लेटलेट्स होते हैं वो होते हैं 1% और बाकी 44% होता है आरबीसी। देखो सेल थे 45%, 44% हो गया आरबीसी, 1% बचा प्लेटलेट्स या WBC। समझ गए मेरी बात? कहानी में और आगे बढ़े तो अब कितने सेल होते हैं एक आम आदमी के अंदर? तो हमने उसे मेल, फीमेल और न्यू बॉर्न बेबी में डिवाइड करा है। सबसे ज्यादा होता है न्यू बॉर्न बेबी में 55%, याद रखना। मेल्स में 40 to 50, फीमेल में होता है 37 to 48%। यहां तक की होगी कहानी।
अब ब्लड सेल में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और डेप्थ में। अब देखो जो ब्लड सेल है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये 3 टाइप थे। आपको याद रखने हैं उनके टेक्निकल नेम, ये टेक्निकल नेम ही आएंगे। जैसे प्लेटलेट्स का है थर्मोबोसाइट, डब्ल्यूबीसी का है ल्यूकोसाइट एंड आरबीसी का होता है इरेथ्रोसाइट। इनकी क्वांटिटी भी आपको याद रखनी है। थर्मोबोसाइट की क्वांटिटी है 2,50,000 से लेकर 4 लाख तक, डब्ल्यूबीसी की है 5,000 से 9,000 तक और आरबीसी की है 4.2 से 5.8 मिलियन। आगे चलते हैं। अब ये जो ब्लड सेल होते हैं ये बनते कहाँ हैं? सवाल तो ये है ना, ये ब्लड सेल बनते हैं बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होता है? हड्डी का बीच का हिस्सा। ये आपको लाल लाल दिख रहा था ना, जो मैंने आपको दोबारा दिखाता हूं आपको। ये जो लाल वाला हिस्सा यहाँ बनते हैं। अब जरा इसका जूम एरिया यहाँ समझिए, ये देखिए यहाँ पर आपका ब्लड बन रहा है बोन मैरो के अंदर। तो क्या बन रहा है? रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ऐसा भी हो सकता है आपको एक क्वेश्चन दे दें कि बताइए बोन मैरो में इनमें से कौन सी चीज नहीं बनती। दे दिया ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, मतलब ब्लड सेल्स वाला पोर्शन बनता है सिर्फ बोन मैरो के अंदर। कहानी और आगे बढ़ती है। अब अगर हम ब्लड को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो कैसा दिखेगा? ब्लड कुछ इस तरह से दिखेगा। क्या है ये सब? देखिए ये तो हो गई ब्लड वेसल, जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर ये आपको बड़ी बड़ी बॉडी दिख रही है, ये है व्हाइट ब्लड सेल। ये जो येलो टाइप का लिक्विड है ये है प्लाज्मा, और ये जो आपको पकौड़े जैसी चीज दिख रही है ये है प्लेटलेट्स, और ये फाइनली ये जो रेड टाइप की जेली टाइप की दिख रही है तो ये हो गया रेड ब्लड सेल। अब यहां से आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा की तरफ। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मैंने आपको बताया ये येलो टाइप का लिक्विड है। अब इस येलो टाइप के लिक्विड की जो ये क्वांटिटीज हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। वाटर की परसेंटेज होती है प्लाज्मा के अंदर, वो होती है 90%। फिर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होता है, उसकी परसेंटेज होती है 6 to 8%। एंड इलेक्ट्रोलाइट की होती है 1%। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लाज्मा के अंदर हो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसमें 2 मेन है, वो है सोडियम एंड कैल्शियम, सबसे ज्यादा होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? वो है सोडियम, कैल्शियम। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं सोडियम एंड कैल्शियम। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, मैं आपको स्क्रीन क्लियर करता हूं सबसे पहले। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा था प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन। अब ये प्रोटीन के कुछ टाइप होते हैं। क्या टाइप है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजिन। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर होते हैं, वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजिन। क्या काम करते हैं? एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है कि प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाए। देखिए सेल होता है और एक आपका ब्लड होता है। अब देखिए क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो ब्लड होता है वो कुछ चीजें सेल को देता है, जैसे ऑक्सीजन, फूड, एनर्जी, ये सब देता है। तो ये बिना सेल के अंदर घुसे ये देता है। तो उस चीज को हम कहते हैं ऑस्मोसिस, और उस ऑस्मोसिस में एक प्रेशर होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको मेंटेन करने का काम करता है एल्ब्यूमिन। अगला ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज कैसी होती हैं? जो आपकी बॉडी को डिफेंड करती हैं, उसे हम ग्लोबुलिन कहते हैं। तीसरा है फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन क्या होता है कि वो आपको जो भारी एक्सटर्नल डैमेज हो रहा है उससे बचाता है। मतलब चोट लग जाती है ना, मैं खेल लो, चोट लग के खून निकल गया, तो वह फाइब्रोजिन वहां पर मदद करेगा। इस फाइब्रोजिन के बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब एक बात आपको ध्यान से सुननी है, स्क्रीन में क्लियर कर रहा हूं और फिर स्क्रीन की तरफ देखो दोबारा से। मैं क्या कह रहा हूं? एल्ब्यूमिन जो होता है सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 60%, ग्लोबुलिन होता है 35% एंड फाइब्रोजिन होता है 4%। अगर हम पूरी बॉडी में प्रोटीन की बात करें तो वो 60 to 80 ग्राम पर लीटर होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर हम आरबीसी की बात करते हैं। हम प्लाज्मा की बात खत्म कर चुके हैं, अब हम सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली कहानी होती है आरबीसी की। आरबीसी का टेक्निकल नेम क्या है? वो है इरेथ्रोसाइट। क्या बोला मैंने? आरबीसी का टेक्निकल नेम है इरेथ्रोसाइट। अब यहां से हम बढ़ते हैं कि आरबीसी बनता कहां है। मैंने आपको बताया था कि तीनों सेल, यहां पर आपको याद है ये, मैंने कहा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते हैं बोन मैरो के अंदर। बट जो येलो मैरो होती है वो यंग एज में होती है। मतलब ये जो भी आपको लाल लाल दिख रही है
वो बाद में पहले मतलब जवानी के टाइम में आपकी येलो येलो होगी, तो हम उसे कहते हैं येलो मैरो में आपका खून बनता है। जैसे ही आप 18 साल के बड़े होते हैं वो मैरो रेड हो जाती है, उसे हम कहते हैं रेड मैरो। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब खून लाल क्यों होता है, लाल कैसे दिखता है, उसकी वजह है हीमोग्लोबिन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। खून लाल क्यों दिखता है, वो दिखता है हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर खून लाल होगा तो वो हीमोग्लोबिन के कारण है। चाहे आपका एनडीए का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे एफकैट का हो, चाहे प्रीलिम्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का हो, सब में ये सवाल पूछा जाता है खून लाल क्यों है, वो है हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी की शेप कैसी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है बायकॉन्केव। जरा मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, फिर आप देखना। स्क्रीन की तरफ देखो, ये है बायकॉन्केव शेप। ये आपको कटोरी दिख रही है ना उल्टी, इसे हम कहते हैं बायकॉन्केव। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देखो ध्यान से स्क्रीन पे। न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा आरबीसी होते हैं, फिर फीमेल में, उसके बाद मेल में, और लास्ट में फीमेल में। मतलब दोबारा बोलता हूं, न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा ब्लड होता है, फिर मेल में होता है, फिर फीमेल में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक काम होता है, एक होता है लाल दिखना, हमारे खून को लाल दिखाना। दूसरा काम होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करना। फॉर एग्जांपल लंग्स ने ऑक्सीजन ली, उसने ब्लड को दे दी कि लो अब जाके इसे सेल को दिया, ठीक है। ब्लड ने क्या किया कि आरबीसी को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये काम करो, इस खून को लेके जाओ सेल के पास देकर। आरबीसी हीमोग्लोबिन को कहेगा ये खून को उठाओ और सेल को देकर आओ। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो कहलाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो कहलाया जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। जैसे ही वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देगा वो वापस हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ऑक्सीजन उससे हट जाएगा उसके नाम से। एक आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज। कितना होता है, 120 डेज। अब आते हैं डिजीज आरबीसी के कमी के कारण कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपके खून में हीमोग्लोबिन कम हो गया, या आयरन कम हो गया, प्रोटीन कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, या फॉलिक एसिड जिसे हम B9 कहते हैं वो कम हो गया, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया में आपको थकान होगी, इस तरह से ये लेडी को थकान है, इस तरह से आपको भी थकान होगी। आपको लगेगा कि यार मैंने पता नहीं कितनी मेहनत कर ली है, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आएगी, आप जमीन पे लेट जाओगे या आपको चक्कर आ जाएगा। ये होता है एनीमिया। इस तरह से देखिए, आपके पहले एनीमिया होने से पहले आपके ब्लड में कुछ इस तरह से ब्लड सेल्स थे, एनीमिया होने के बाद आपके शरीर में इतने कम ब्लड सेल्स हो जाते हैं। अब कहानी में आते हैं WBC। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से सुनना। मैंने पढ़ा दिया आपको प्लाज्मा, आरबीसी, अब आ रहे हैं WBC। WBC को जरा ध्यान से देखो, इनका टेक्निकल नेम है ल्यूकोसाइट। अब जरा ल्यूकोसाइट होते हैं 5 टाइप के, मोनोसाइट, इथेनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। स्क्रीन क्लियर करता हूं और आपको कुछ एक अजब बात मैं आपको दिखाता हूं। अब जरा मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये यहां पर आपको कुछ बॉल्स दिख रही होंगी, छोटी छोटी दाने टाइप के, राइट। ये देखो यहां पर भी दिख रहे हैं आपको, यहां पर भी दिख रहे हैं, बट इनमें नहीं दिख रहे होंगे। इनमें ऐसा लग रहा होगा एक पानी का जेल है, उसके बीच में एक पकौड़ा सा रखा हुआ है, पत्थर सा रखा हुआ है, करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। देखिए जिसके पीछे फिल लिखा होगा उसमें पकौड़े टाइप के, मतलब ये छोटे छोटे दाने होंगे, दिख रहे हैं आपको, ये सब होंगे। पर जिसके पीछे साइट लिखा होगा उसमें नहीं होंगे। ये छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रैन्यूल। इन्हें याद करने का यही तरीका है। 3 फिल होते हैं, पूरा नाम याद ना आए तो ई फिल, ये देखिए यहां से हो गया ई फिल, दूसरा है बी फिल, एंड लास्ट है एन फिल, करेक्ट। ऐसे याद कर लीजिएगा, मैंने भी ऐसे याद की हैं। बाकी है एम साइट, एल साइट, ठीक है। तो ये WBC के 5 टाइप हैं। यहां तक आपको कहानी आ गई समझ में। WBC हमारी बॉडी में कितनी होती है, वो होती है 4.0 × 10⁹ लीटर पर लीटर, सॉरी मैं लीटर कह गया, पर लीटर, ठीक है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। हमारे पास WBC है, इनके नाम मैंने आपके सामने लिख दिए स्क्रीन पे। अब देखो इनके काम क्या होते हैं। देखो पहला है न्यूट्रोफिल। ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या होता है। न्यूट्रोफिल करता है इम्यून, हमारी बॉडी को इम्यून करता है भारी दुश्मनों से जो कि आ रहे हैं। कोई भी डिजीज आ रही है उसके सामने इम्यून बन के खड़ा रहता है, दीवार बन के खड़ा रहता है। इसके बाद आता है इजिनोफिल, वो पैरासाइट, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आपके शरीर में घुस गया। भाई आपके शरीर में बहुत सारे छेद है, भाई कान में है, नाक में है, मुंह में, कोई कीड़ा घुस गया। अब वो तो जहरीला हो सकता है ना, उसमें कई सारे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, तो उसे मारने का काम कौन करेगा, इजनोफिल। इसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है हैपरिन, एक होता है हिस्टामाइन।
हिस्टामाइन क्या होता है, जैसे आपकी ब्लड वेसल है, अब आपके किसी शरीर के कोने को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आप दौड़ने जा रहे हो तो आपको आपकी टांगों में बहुत ज्यादा खून चाहिए क्योंकि भागने का काम कर रही है, तो उन ब्लड वेसल को वो बड़ा कर देगा और खून बहुत ज्यादा पहुंचाना शुरू कर देगा, और इस चीज को हम कहते हैं वैसोडिलेटर। ये टर्म आपको याद रखनी है। दोबारा स्क्रीन पे देखो क्या कह रहा हूं, मोनोसाइट, अगला वर्ड। मोनोसाइट क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको लेके खा जाएगा, पर इसके खाने का एक तरीका होता है। क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे चारों तरफ से घेर लेता है उसको, इस तरह से, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेर लिया गया था ना, तो उसी तरह से घेर लेता है और फिर उसे खा जाता है। इसे हम प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अगला है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, स्क्रीन क्लियर करता हूं, समझ में आएगा। ध्यान से देखो स्क्रीन पे मैं क्या कह रहा हूं। बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब अब तक हमने क्या कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे थे, चारों तरफ से घेर रहे थे, करेक्ट। अब इसमें क्या होगा, केमिकल के थ्रू मारा जाएगा जो बाहर से आने वाली कोई भी बॉडी होगी। इसके बाद होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, जो हमारे बॉडी में सेल होते हैं वो खराब हो जाते हैं कई बार, जैसे हमारी शरीर में कई चीजें खराब हो जाती है ना, तो हम उसे या तो काट के फेंक देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाथ में इन्फेक्शन हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता तो उसे हम काट देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में कई बार सेल्स खराब हो जाते हैं, तो अगर वो सेल्स पड़े रहेंगे तो बाकी सेल्स को भी खराब कर सकते हैं, तो उसको खाने का काम करता है टी लिम्फोसाइट। पेनिसिलिन, हाँ, तो ये हो गया टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट्स की एक और कहानी है, क्या है, देखिए एड्स की बात करते हैं जरा। फॉर एग्जांपल आपको कफ हो गया, ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या है, जो सेल कफ की वजह से खराब हो गए हैं उनको जरा खत्म कर दे जिससे बाकी सेल इंफेक्टेड ना हो। पर अगर आपको एड्स भी हो गया है साथ में, तो वो इस टी लिम्फोसाइट को मार देगा, कि इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देगा आपकी बॉडी से। तो एक सेल खराब हुआ है, बाकी सेल भी खराब होते चले जाएंगे और वो ठीक नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से अब बिगड़ चुका है, अब आप मौत की तरफ जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, बट इसी वजह से काम करता है। ये है टी लिम्फोसाइट। स्क्रीन क्लियर करता हूं, दोबारा नाम ध्यान से स्क्रीन पे देख लो, टी लिम्फोसाइट्स। एड्स में ये खराब हो जाता है, ये वाला WBC। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टर्म बोली थी बेसोफिल, याद है, ये मैंने आपको यहां बताई थी, बेसोफिल। बेसोफिल क्या होती है, ये अगर ब्रोंकाई को स्मूथ कर दे, जैसे अभी ये ब्रोंकाई है, ये आपके लंग्स में होती है ना ब्रोंकाई, ये इसको अगर स्मूथ कर दे इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा बन गया है, जबकि बड़ा है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर देती है पूरी ब्रोंकाई को, तो या तो आपको अस्थमा हो जाता है या मीजल्स हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर बेसोफिल ब्रोंकाई को स्मूथ कर दे, ऐसी बना दे, तो आपको या तो अस्थमा है या तो मीजल्स हो गए हैं। आप चलते हैं आगे। WBC की बात करें तो सबसे ज्यादा WBC के कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, वो है न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल की परसेंटेज होती है 50 to 70% एंड लिम्फोसाइट की होती है 20 to 40%। ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। आप कहानी में बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। हम बात कर चुके हैं प्लाज्मा, RBC, WBC, कहानी में आ गई है प्लेटलेट्स, आखिरी सेल बॉडी। बायकॉन्वेक्स होता है, अभी तक हमने बायकॉन्केव पढ़ा था, राइट, बायकॉन्केव। RBC होता है, करेक्ट। बायकॉन्वेक्स क्या होता है, ऐसे होता है, ये कटोरी टाइप की। अब इसमें देखो, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो बोन मैरो में बनती है, मैंने आपको बता चुका हूं कि कोई भी सेल RBC, WBC या प्लेटलेट्स बनती है बोन मैरो में। अब बोन मैरो में एक सेल होते हैं जिनका होता है नाम मेगाकैरोसाइट, वो बनाते हैं प्लेटलेट्स। इसके बाद बात करें डेंगू की। देखिए प्लेटलेट्स ना हमारी बॉडी में कुछ क्वांटिटी में होती हैं। फॉर एग्जांपल 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होती हैं। अगर मान लो आपकी बॉडी में 1,50,000 से कम प्लेटलेट्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि शायद आपको डेंगू हो चुका है, क्योंकि डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाती हैं बॉडी की। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्या करती हैं, वो क्या कर सकती हैं और इन पे क्या क्या बर्डन्स होते हैं, जरा समझते हैं। आपके शरीर में चोट लग गई, फॉर एग्जांपल आप खेल लेते, दौड़ रहे थे, घुटना छिल गया आपका, खून निकल रहा है बहुत तेजी से। अब वहां पर क्या होगा, फटाफट प्लेटलेट्स आएंगी, देखो प्लेटलेट्स आनी शुरू हो गई और यहां पर ऐसा फाइबर बनाना शुरू कर देंगे, जैसे येलो येलो आपको दिख रहा है। जैसे ये फाइबर बनेगा, ये विदिन 1 to 8 मिनट्स बन जाएगा और फिर ये ब्लड को रोक देगा। ब्लड रुक गया, बट ब्लड को इसे रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है काम, फाइब्रिन। ये हमने पढ़ा था
प्लाज्मा के अंदर। ये देखिए, ये होता है फाइब्रोजन। मैं आपको जरा स्क्रीन क्लियर करके दिखाता हूं। प्लाज्मा के अंदर होता है ये फाइब्रोजन। यही फाइब्रोजन जो होता है ये अब यहां पर क्लॉटिंग में भी प्लेटलेट्स की मदद करेगा। ये देखिए, ये होती है आरबीसी, ये होती है फाइब्रिन, और यहाँ पर प्लेटलेट्स घूमकर आती हैं और फाइब्रिन के साथ मिलती हैं और यहाँ पर क्लॉट बनाना शुरू कर देती हैं। क्लॉट क्या होता है? जो आपकी स्किन पे एक हार्ड सी चीज बन जाती होगी ना चोट लगने के बाद या फुंसी उगने के बाद, तो उसी को हम कहते हैं क्लॉट। आप आगे समझते हैं क्लॉट बनता कैसे, ये चीज बनती कैसे है। इसके 3 स्टेप हैं। पहला होता है थर्मोप्लास्टिन एंड प्रोथोबिन एंड कैल्शियम, ये तीनों मिलते हैं और ये थर्मोबिन बनाते हैं। ये थर्मोबिन जाके मिलता है फाइब्रोजन में, जो कि हमें प्लाज्मा में मिलता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन मिलता है ब्लड कॉर्पोसल्स के साथ, मतलब प्लेटलेट्स के साथ। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाके बनता है क्लॉट। यहां तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो क्लॉट होता है ये 13 प्रोटीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से होते हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट वाले समझेंगे हम पहले। फैक्टर 1 में होता है फाइब्रोजन, हमने बात की थी, ये फाइब्रोजन होता है हमारे पास। मैं जरा स्क्रीन क्लियर करता हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पे। देखिए फाइब्रोजन है यहां पर, ये बनता है फैक्टर 1 में। कौन बनाता है? लिवर। फैक्टर 2 में होता है प्रोथोम्बिन, ये भी लिवर बनाता है। ये देखो, अगला है थ्रोमोप्लास्टिन। थ्रोमोप्लास्टिन देखो ये रहा फैक्टर 3 के अंदर, ठीक है। लास्ट से कैल्शियम, तो तीनों मिल गए, ये बन गया थ्रोमोबिन, ठीक है। थ्रोमोबिन यहां से उठ के यहां आ गया था, ये फाइब्रोजन के साथ मिल गया, ये हो गया फाइब्रिन। अब आते हैं फैक्टर 8 पे। फैक्टर 8 में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एंटी हेमोलिक फैक्टर। मान लो एंटी हेमोलिक फैक्टर आपकी बॉडी से एब्सेंट हो जाए किसी कारणवश, तो आपको हेमोफीलिया ए हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। हेमोफीलिया ए हो जाएगा अगर आपकी बॉडी से एंटी हेमोलिक फैक्टर गायब हो जाए। फैक्टर 8 है ये, याद रखना। अगला है फैक्टर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं क्रिसमस फैक्टर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार पूछा गया है, चाहे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एफकैट हो। हेमोफीलिया बी हो जाता है आपके उसमें से अगर क्रिसमस फैक्टर चला जाए। अब मैंने बात की थी फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 के बारे में। अगर फैक्टर 8 में से क्या चला जाए? एंटी हेमोलिक फैक्टर। स्क्रीन क्लियर करता हूं, समझने में आसानी होगी। एंटी हेमोलिक फैक्टर अगर निकल जाए तो हेमोफीलिया ए हो जाता है, और अगर एंटी हेमोफिलिक फैक्टर निकल जाए तो आपको हेमोफीलिया बी हो जाता है। याद रखनी है इस बात को, नोट कर लो कहीं भी। अब मेरा सवाल यह है कि जब खून शरीर के बाहर आते ही जमना शुरू हो जाता है और एक पपड़ी से जम जाती है, तो ये जमने का काम हमारे ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं होता? खून ब्लड वेसल्स में क्यों नहीं जम जाता? वहां पर क्यों घूमता रहता है? उसकी वजह है हेपरिन। हेपरिन खून को ब्लड वेसल से जमने में रोकता है। अब आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी हो चुकी है, हमने सब कुछ ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है एबीओ ब्लड ग्रुप का। एबीओ मतलब टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ये एबीओ ब्लड ग्रुप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी तो आता ही है, हर 2 या 3 साल बाद तो एक बार आ ही जाता है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी की वो थी लैंस स्टेनर, 1901 वो साल था। ब्लड ग्रुप में एक चीज होती है खास, जो हर ब्लड ग्रुप को अलग होती है। आपने सुना होगा ए प्लस ब्लड ग्रुप, बी प्लस ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो अलग होते हैं एंटीजन की वजह से। एंटीजन क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपके चेहरे हैं, सबके अलग अलग दिखते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी नाक थोड़ी अलग है, या आंख थोड़ी अलग है, या मुंह थोड़ा अलग है, चौड़ा है, बड़ा है, किसी वजह से आप अलग हैं। यही एंटीजन होते हैं जो एक ब्लड को दूसरे ब्लड से अलग कर देते हैं। अब जरा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लो मैं कहूं ए ब्लड ग्रुप मुझे पता लगाना है कौन सा ए ब्लड ग्रुप है, तो उसमें ए एंटीजन होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप पता लगाना है तो उसमें बी एंटीजन होगा। अगर मुझे पता लगाना है ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो उसमें ए एंटीजन और बी एंटीजन होगा। और ओ में क्या होता है? ना तो ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन होता है। यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब जरा इसमें एक बात और समझते हैं। एक टर्म होती है जीनोटाइप, एक होती है फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब होता है जीन्स में कौन सा ब्लड ग्रुप है। फिनोटाइप क्या होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप आपको इन जीन से मिलेगा, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। मतलब आपका आज की तारीख में ए प्लस ब्लड ग्रुप है, पर हो सकता है आपकी मां के पास ए ब्लड ग्रुप हो या ओ ब्लड ग्रुप हो, करेक्ट? तो इन दोनों में से कौन सा मिलेगा उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। कहानी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखने की जरूरत है कि कैसे आपको कौन सा ब्लड ग्रुप मिल रहा है। अब जरा यहां पर आगे बढ़ते हैं। पहले जरा इस वाले चार्ट को देखो, मैं दोबारा बताता हूं, आपको कुछ बातें क्लियर होंगी।
मैंने कहा कि ए में ए एंटीजन होता है इसलिए वो ए ब्लड ग्रुप होता है। अगर मान लो मैं इसमें बी ब्लड ग्रुप डाल दूं, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, क्योंकि उसको बी एंटीजन चाहिए होगा एक्सेप्ट करने के लिए। तो ए में सिर्फ ए ही आ सकता है। अब बी की बात करें, बी में अगर ए को बी के अंदर डाल दूं तो क्या बी एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसको बी एंटीजन वाला ही ब्लड ग्रुप चाहिए होगा। तो यहां पर इसलिए बी में खाली बी ब्लड ग्रुप चाहिए। अब आखिरी बात, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ए को उठाकर ए बी ब्लड ग्रुप में डाल दूं, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, क्योंकि उसको ए एंटीजन वाला बंदा चाहिए, वो ए एंटीजन उसे मिल जाएगा। अगर बी एंटीजन में ए बी में डाल दूं तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? हाँ, वो कर लेगा, क्योंकि उसके पास बी एंटीजन है। करेक्ट? यहां पर आपको बात समझ में आ गई। अब यहां पर समझो, मैं यहां लिखता हूं जीनोटाइप, अब यहां लिखता हूं फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप के बारे में बात करते हैं। मैंने बात करी ए ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ। ठीक है, अब या तो मान लो, अब छोटी सा एक लॉजिक समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे जरा नजर रखो अपनी। अगर मान लो किसी के पास ए और ओ दोनों ब्लड ग्रुप है, तो जो ए होगा वो ज्यादा ताकतवर है, वो ओ को सरपास कर देगा और ब्लड ग्रुप ए बनेगा। मतलब अगर पापा ए ब्लड ग्रुप के हैं और मम्मा ओ ब्लड ग्रुप की हैं, तो ब्लड ग्रुप आएगा ए। अगर मान लो पापा या मम्मी कोई सी भी, फॉर एग्जांपल माँ को इस बार बी ब्लड ग्रुप दे दूं और फादर को ओ ब्लड ग्रुप दे दूं, तो बी वाला ज्यादा स्ट्रांग है और बच्चे को बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। मतलब ए बी ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ओ। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो पापा का ए ब्लड ग्रुप है, मम्मी का बी ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ए बी ब्लड ग्रुप आए या ए ब्लड ग्रुप आए या बी ब्लड ग्रुप आए। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये थी ऊपर ऊपर से कहानी। अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैं जरा थोड़ी तिगड़म बिठाता हूं, फादर और यहां लिखता हूं मदर। फादर के पास ए ब्लड ग्रुप है, तो हो सकता है इनके जो पेरेंट्स हो उनके पास या तो ए ओ ब्लड ग्रुप हो या ए ब्लड ग्रुप हो, तभी ए है इनके पास। मम्मी की बारे में बात करें, माँ को ओ ब्लड ग्रुप मिला है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ओ ब्लड ग्रुप हो पेरेंट्स में, तभी ओ आ सकता है। करेक्ट? यहां तक बात समझ में आ गई। स्क्रीन पे ध्यान दो। अब कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा? अब यहां से अगर ए ओ में से बात करें तो ए ज्यादा स्ट्रांग है, तो ए आएगा यहां से, और यहां से ओ आएगा, तो ए फिर से ओ पे स्ट्रांग बन गया, तो क्या बन गया? ए। सेम। अब यहां पर ए ब्लड ग्रुप क्या हो गया? बच्चे का हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब यहां पर स्क्रीन दोबारा क्लियर कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं फादर की, तो फादर पे ओ ब्लड ग्रुप है, मतलब उनके मम्मी पापा के पास ओ ब्लड ग्रुप था, तभी दो इनके पास ओ ब्लड ग्रुप आया है। अब यहां से ओ ब्लड ग्रुप आएगा, यहां से बी आएगा, बी पे बी तो बी आएगा, और बी पे ओ भी बी आएगा, तो यहां से बी आ गया, यहां से ओ आ गया। बी ओ में से ज्यादा पावरफुल कौन सा है? वो है बी। तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। कहानी में लास्ट ट्विस्ट, लास्ट। अब है फादर मदर की कहानी, जिसमें फादर का ए है, माँ का बी है। अब ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड ग्रुप आए वो ए आए, बी आए, ए बी आए, बट ओ नहीं आएगा। याद रखना क्यों नहीं आएगा। अगर फादर के पास ए है तो हो सकता है इनकी मम्मी पापा के पास में से किसी के पास ए ब्लड ग्रुप हो और ए ओ ब्लड ग्रुप हो। माँ के पास ऐसा हो सकता है कि उनके पेरेंट्स के पास, माँ के पेरेंट्स के पास या तो बी ब्लड ग्रुप हो या बी ओ ब्लड ग्रुप हो। तो यहां से तो बी आ गया, ठीक है, और यहां से ए आ गया। ठीक, अब इनमें से जो भी स्ट्रॉन्ग उस समय बैठेगा जब बेबी बन रहा होगा, तो वो ब्लड ग्रुप बन जाएगा, या तो ए बनेगा या बी बनेगा या ए बी बनेगा। पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी ब्लड ग्रुप बनता कैसे है। पर ओ नहीं बनेगा क्योंकि ओ यहां पर सबसे ज्यादा वीक है। करेक्ट? कहानी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, पर दोबारा देखेंगे तो आपको आ जाएगी। अब हम अपने चैप्टर के आखिरी पार्ट पे पहुंच गए हैं। अब देखिए, ब्लड को अगर हमें किसी में क्या कहते हैं डोनेट करना हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, ब्लड दो टाइप के आपने सुने हैं, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव। वो क्यों होते हैं? एंटीजन की वजह से। मैंने यहां पर आपको एंटीजन बताया था। तो अगर मान लो आपके पास एंटीजन है तो आपका हो गया पॉजिटिव, अगर आपके पास एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड हो गया नेगेटिव। इतनी सी बात है, ज्यादा कुछ खास है नहीं। इसमें ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास जो होता है वो एंटीजन नहीं होता। ये देखो, कोई एंटीजन नहीं है तो ये ले सकता है कोई भी ब्लड ग्रुप।
इसके बाद ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब इसके बाद दोनों एंटीजन है ए और बी, तो कोई भी दे दे कोई दिक्कत की बात नहीं, ये ले लेगा आराम से। अब यहां से आगे बढ़ती है, अब लास्ट है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर होता है लूसियस मॉन्की के नाम पर। इसमें क्या हुआ था, इसकी वजह से एक डिजीज की डिस्कवरी हुई थी, इसका नाम है एरेथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज। मतलब क्या होता है, मान लो किसी के पास RH पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, और दूसरा है RH नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है। तो ऐसे दो लोग जब शादी करेंगे तो इनका पहला बच्चा तो हो जाएगा, दूसरा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड वीडियो के एंड से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर अब तक आपने किताब नहीं खरीदी है तो मैं कहूंगा इन तीनों में से कोई एक किताब खरीद लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रीजन तो आपको पता है क्यों खरीदनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, टेरिटोरियल आर्मी का मैंने अभी एग्जाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था सिंपल सा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे कांग्रेस के, वो कब डिवाइड हुए। अब बड़ा ही बेसिक सवाल है, तो इस सवाल जैसे जो कॉमन कंसेप्ट वाले सवाल होते हैं कई बार हम मिस कर जाते हैं, वो सवाल इन्हीं बुक्स में प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आप सही क्वेश्चन करके आओगे। सो बाय एनी ऑफ दिस बुक, रीड द रिव्यू ऑन Amazon और Flipkart wherever you want and buy them. Links are in the description box. All the 3 books are really good. So ये तो पता ही आपको क्या करना है, कर दीजिएगा। बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इनवाइट कर लीजिएगा। #वॉचिंग कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज को दीजिए। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।